Good morning, students. I hope you are doing well. Today we will start chapter number 3 in class 8 SS. The chapter name is Indian Constitution. Now we all know the father of Indian Constitution is Bhimrao Ambedkar, Dr. Bhimrao Ambedkar. So why the Constitution is too much important? ये Constitution से एक हमारी law frames होती हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है बिकॉज इट इज रिटन इन आवर कंस्टिट्यूशन. सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. लेट्स चेक आउट द प्रीमेबल ऑफ द कंस्टिट्यूशन. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and give to ourselves this Constitution. Now, क्या लिखा है? हम जो इंडिया के पीपल हैं ये रिसॉल्व करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट इंडिया है इनटू अ सॉवरेन. सॉवरेन मींस हम किसी राजा के तहत नहीं आएंगे, हम फ्री हैं, कोई किंग हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता. सोशलिस्ट है, सेक्युलर है. सेक्युलर मींस हम कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक है, कुछ मतलब कोई भी लीगल चीजें हम कर सकते हैं, कोई हमें मना नहीं करेगा. रिपब्लिक है हम लोग. रिपब्लिक मींस कोई हमारे पर कोई कास्ट का पर्सन हमारे पर रूल नहीं कर सकता. हम कोई भी कास्ट और कोई भी रिलीजन के साथ फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं. जस्टिस होगा पूरी तरह. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा हमें. लिबर्टी मिलेगी, हमारे थॉट के लिए हम सोच सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, फेथ रख सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं कोई भी गॉड और कोई भी रिलीजन को. इक्वल स्टेटस मिलेगा हमें और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग मतलब जितने भी फ्रेटर्निटी मतलब जितने भी लोग हैं वो इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन रखेंगे. इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की डिग्निटी, किसी को भी डिग्निटी डिग्निफाइड नहीं करेंगे, खुद मतलब हार्म नहीं पहुंचाएंगे उसकी डिग्निटी को. एंड यूनाइटेड रहेंगे और इंटीग्रेट रहेंगे टुवर्ड्स द नेशन. क्या रहेंगे? डिग्निफाइड रहेंगे और यूनाइटेड रहेंगे और इंटीग्रेट रहेंगे टुवर्ड द नेशन. और ये जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 एडॉप्ट कर रही है ये प्रीमेबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे इंप्लीमेंट किया गया बिकॉज इसके साथ भी एक हिस्ट्री जुड़ी है. 1930 में 26 जनवरी 1930 में फाइनल एस्टिमेट दे दिया गया था इंडिपेंडेंट का. ये बोला था 26 जनवरी 1930 में कि आपको इंडिया से निकलना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकलना पड़ेगा. फाइनल इंडिपेंडेंट, लेकिन वो नहीं निकले और स्ट्रगल्स हुए बहुत सारे और हम जाकर 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हुए. नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. A systematic compilation of set of rules to run the government of a country is known as constitution of the country. Rules गवर्नमेंट को चलाने के कुछ रूल सेट किए हैं, उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म. रिटन में हो सकता है या तो अनरिटन फॉर्म में. और अभी इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लिविंग डॉक्यूमेंट माना जाता है. क्यों? क्योंकि
इसमें अभी भी चेंजेस वगैरह होते हैं, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है, जो अभी भी जी रहा है, मतलब उसमें चेंजेस होते रहते हैं। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म? अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पर मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट बुक ओनली, कि उसमें हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स सच एज डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या स्टेटमेंट लेता है कि नेशनल गोल्स एंड एम क्या होंगे, जैसे कि डेमोक्रेटिक रहेगा, सोशलाइज रहेगा, सेक्युलरिज्म होगी और नेशनल यूनिटी बनाए रखेंगे और एक्सेट्रा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड, it started working from 9 December 1946. The Constitution Assembly was formed of prominent and distinguished scholars and leaders. किसने फॉर्म किया? Distinguished scholars and leaders ने मिलकर फॉर्म किया था। किसके अंडर में थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, मेन जो कमेटी के मेंबर है, और भी कुछ लोग थे, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। Their political vision and foresight was incorporated in the constitution. Leader like जवाहरलाल, कौन से लीडर्स की बातें सुनी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एक्सेट्रा प्रोवाइडेड द गाइडेंस, इन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की थी। फ्रैंक एंथनी represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The committee had various constitution scholars like Aladi Krishnaswamy Iyer, Dr. B.R. Ambedkar and K.M. Munshi etc. मतलब और भी थे, मेन ये थे। फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी दिया था। एचपी मोदी जो थे वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी अपनी मतलब उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था इसमें। और कमेटी के वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स कौन थे? अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी एक्सेट्रा, ये सारे लोग थे जिनकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो पाया है। और किसके अंडर में थे? मेन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। There were female members like Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of a constituent assembly. अब फीमेल मेंबर थी कौन? सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित फीमेल मेंबर्स भी थे उसमें, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था। There were number of sub committees to take care of various aspects of the constitution, और बहुत सारे, क्योंकि इतना सारा लिखा है, 80,000 वर्ड्स लिखे हैं, 80,000 वर्ड्स, तो कितने सारे लोगों की थॉट्स होंगे और सोसाइटी में क्या क्या चीजें डालनी है वो सब उन्होंने डाला था। इससे बहुत सारे एस्पेक्ट डाले थे और बहुत सारी कमेटी फॉर्म थे उसके लिए। The drafting committee, which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, gave the constitution its final shape. फाइनल शेप देने का काम किसका था? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। टोटल 166 मीटिंग वर हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द टाइम पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। टोटल कितने? 166 मीटिंग हुई थी इस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर टोटल 166 मीटिंग हुई थी कि क्या क्या चीजें कैसे, क्योंकि किसी को कोई चीज पसंद आ रही किसी को नहीं, तो वो सारी चीजें कैसे लिखी जाएगी वो डिसाइड हुआ था। On 26 November 1949 the committee passed the constitution। 26 नवंबर 1949 को, इसलिए उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर। ये ध्यान में रखना, 26 नवंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस दिन कमेटी ने पास कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को,
और एनफोर्स कब किया था, मतलब कब से स्टार्ट हो गई थी, 26 जनवरी 1950। इसलिए उस डे को रिपब्लिक, मतलब हम किसी के ऊपर बेस्ड नहीं है, कोई हमें रूल नहीं कर सकता है, हम चूज करेंगे हमारे किंग को, कोई पहले से ही राजा नहीं बना, हम इलेक्शन से उसे चूज करेंगे, इसलिए उसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी। ओके, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? What if there is no constitution? No country can function without a constitution. Constitution serves many objects. Constitution नहीं होगा तो कोई भी country without constitution के रूल नहीं कर सकती है और बहुत सारे functions नहीं कर सकती, country अच्छी तरह नहीं चल पाएगी। Constitution serves many objects, बहुत सारे objectives हैं। It is a document which finally views the ethos and ideals of our country. It tells about the kind of government our country would have, how to run the administration of our country in a democratic form of government. We elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. However, there are provisions in the constitution to check the misuse of power by the leaders. अब constitution बहुत सारे objectives पे काम करता है। It is एक document है जो finally आइडियाज और एथिक्स जो है वो फाइनली उसमें डाले गए हैं और वो बताता है कि कैसे गवर्नमेंट एक कंट्री के पास होनी चाहिए और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेगी वो पूरे कंट्री का, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कौन से लीडर को हम लोग चूज करेंगे और वो हमारे बिहाफ पे उस गवर्नमेंट को रन करेगा। जैसे अभी हम लोग इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ये सारा चीजें किसने लिखा कि इलेक्शंस होगा, जो एज बताई है कि कौन सी एज पे हम लोग दे सकते हैं, कौन सी एज पे लाइसेंस मिलता है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स कौन से हैं? डेमोक्रेटिक रूल, देखो ये कुछ पॉइंट्स है, डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, फेडरल स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, these are the salient features of our constitution. We are going through the democratic rule. अब इंडिया ने अडॉप्ट किया है to be a democratic country. इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, by the people for the people, मतलब लोग ही उसे बनाएंगे और काम भी उसे लोगों के लिए करना पड़ेगा। अगर if someone is misusing their power, अगर कोई अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है तो उसके लिए भी रेमेडीज बनाई है कि हम उसके खिलाफ क्या क्या चीजें कर सकते हैं, मतलब हम नहीं, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है। जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं कंट्री में हर 5 इयर्स में। सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 एलिजिबल है टू कास्ट देयर वोट, वोट कर सकता है। कोई भी जेंडर हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, क्लास हो, वो लीडर भी बन सकता है और वोटर भी बन सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स करते हैं 5 साल के लिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब वो जाति भेदभाव नहीं करेगा, वो रिलीजन के भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो अदर कास्ट से बिलोंग करता है लेकिन उसको सब कास्ट के लिए सेम भाव होना चाहिए, तो ही वो एक लॉयल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। नाउ द सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेक्युलरिज्म, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, वन कैन चूज हिज और रिलीजन एज पर हिज चॉइस, सब इक्वल है लॉ के सामने, कोई कास्ट नहीं देखी जाएगी, कोई रिलीजन नहीं देखा जाएगा और कोई भी वन कैन चूज हिज और रिलीजन, कोई भी कोई रिलीजन चूज कर सकता है उसकी चॉइसेस के हिसाब से, मतलब कोई भी, मतलब पर्टिकुलर रीजन में ऐसा नहीं, रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने वाला ही, जैसे अगर इंडिया है, हिंदुस्तान है तो सिर्फ हिंदू ही बन सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई भी बन सकता है जो लायक हो, जो लायक होगा उसे, और वो चूज कौन करेंगे, नॉर्मल सिटीजन चूज करेंगे उसे। ओके, सेक्युलरिज्म पता चला, कोई भी जाति का भेदभाव नहीं होगा। रिपब्लिक, रिपब्लिक मींस पावर आर नॉट लिमिटेड इन द
the hands of a few privileged person, it is accessible to all citizen. मतलब लिमिटेड ऐसे नहीं कि सिर्फ अमीरों के पास शक्ति होगी, वोट तो हम सब कर सकते हैं ना, कि पावर अगर पैसा है या कोई पावरफुल पर्सन है वो ही प्रिविलेज उसे ही सारे फैसिलिटीज मिलेगी, नहीं, सबको मिलेगी। इट इज एक्सेसिबल टू ऑल सिटीजन। ये रिपब्लिक है, मतलब सबको सेम माना जाएगा, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, और जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उसमें भी सेम है सबके लिए। अगर पुलिस फोर्स है, लॉज है, अगर किसी ने क्राइम किया है, अगर वो बहुत पॉलिटिशियंस है, अगर वो नॉर्मल पर्सन है, तो दोनों के लिए सेम ही सजा होगी। लेकिन अभी ये सारी चीजें हो रही कि पीपल्स आर करप्टेड, कुछ पीपल करप्टेड है और ये सारी चीजों को नहीं फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी धीरे धीरे हमारी कंट्री कोई सॉल्यूशंस ले आए। फेडरल स्टेट, देखो रिपब्लिक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया है। यू नीड टू प्रिपेयर एंड राइट इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में लिखना होगा। ओके, थिंग्स टू नो, देखो यहाँ पे दिया है पेज नंबर 16 पे, एनी कॉमन पर्सन, मैन वुमेन, बी अ हॉकर और वेजिटेबल वेंडर कैन बिकम अ सरपंच ऑफ अ विलेज। कोई भी कॉमन पर्सन, मैन हो या वुमेन हो, हॉकर हो और वेजिटेबल वेंडर हो, वो सरपंच बन सकता है विलेज का। और सिमिलरली एक बहुत बड़ा एग्जांपल है टू आवर रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो भी एक नॉर्मल टी वेंडर थे, उन्होंने इलेक्शंस लड़े, वो चीफ मिनिस्टर बने, कई साल तक गुजरात का सीएम रहे हो, और फिर जाके आज सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, जो बहुत, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में हमारा बहुत ज्यादा नाम हो गया बिकॉज ऑफ हिम ओनली, उनकी वजह से ही, मतलब नॉर्मल पर्सन भी वहां तक पहुंच सकता है। और अगर नहीं दे, और एक और एग्जांपल आपको बताऊं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नॉर्मल से गरीब घर में पैदा हुए हैं, एक साइंटिस्ट बने और वो एक प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे दिया है, वो आपको लिखना है। फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो कुछ फंक्शंस दिए हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, जो हमें, मतलब हमारे जो नेता मंत्री वगैरह होते हैं, लॉ एनेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, बहुत सारी मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। पब्लिक ओपिनियन, हम वोटिंग करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, मतलब ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, मतलब फोर्सफुली भी किया जाएगा या तो सिटीजन्स को मानना पड़ेगा, वो अगर नहीं मानेंगे तो उसके लिए जो मतलब जो फोर्स सिस्टम है कंट्री का, वो फिर उसके ऊपर एक्शन लेगा। नाउ पेज नंबर 17, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीन ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव मेक द लॉ, एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस की हेल्प से, वो लोग सिविल सर्विस ऑफिसर की हेल्प से वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज वर्क फॉर द प्रोवाइडिंग जस्टिस, जस्टिस मेंटेन करने का काम किसका होगा, जुडिशरी का। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फेडरल स्टेट। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन व्हिच सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ। अब ये हो सकता है कि बहुत सारे अलग-अलग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से लॉ फॉर्म कर सकते हैं। जैसे गुजरात में अल्कोहल को बैन है, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, बिकॉज गुजरात नहीं चाहता कि ये सारी चीजें हो, तो यहाँ पर है। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, एक फेडरल स्टेट है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन व्हिच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ फ्रेम कर सकती है। देयर आर थ्री सर्च लिस्ट, कौन सी तीन सर्च लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों जगह पे होगा ऐसा, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। लॉज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। और अगर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया
तो ऑल ओवर कंट्री को, ऑल ओवर नेशन को फॉलो करना होगा। ओके, फेडरल स्टेट पता चल गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फंडामेंटल राइट्स। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स के हम लोग देखते हैं। पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहां से मिली है इंडियन सिटीजन को? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें से मिली। दैट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर in the year 1949 but was put in use on the 26 January of 1950। बन तब गया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी ऑफ 1950 आफ्टर 2 months। The fundamental rights of Indian citizens are guaranteed that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country। The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all the democratic countries। मतलब फंडामेंटल राइट जो है इंडियन सिटीजन की वो गारंटीड होती है, मतलब उससे वो हक सारे मिलेंगे। उसके राइट्स क्या हैं? अगर वो इस कंट्री में रह रहा है, उस कंट्री का सिटीजन है और वो वोटिंग करता है, ये सारी चीजें, मतलब वो गवर्नमेंट की सारी वर्क में पार्टिसिपेट करता है, तो गवर्नमेंट उससे कौन से फंडामेंटल राइट्स देंगे। लेट्स लुक आउट द फंडामेंटल राइट्स। जो नॉर्मल इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे हम सारे सेम हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी और कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर होगा तो हम लोग जुडिशरी डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं कि वो सिविल सर्विस को बोल के हमारी जो मुसीबत है उसे सॉल्व करेंगे। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, हम एसोसिएट हो सकते हैं और पीसफुल असेंबली भी कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है। जैसे अगर मुझे मैरिज करना है तो मैं पुलिस स्टेशन की परमिशन लेने नहीं जाऊंगा कि मुझे मेरे घर के पास मैरिज का सेरेमनी रखनी है, तो फ्रीडम है मुझे क्योंकि मैं इस कंट्री का सिटीजन हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम बोल सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो अभी हम बोल सकते हैं, अगर अच्छा हो रहा है तो अभी हम बोल सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ हमारा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज फॉर द, मतलब सिविल राइट्स के हिसाब से हम लोग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडीज जो है वो फॉलो करते हैं, वो हमारा हक है। जितनी भी रेमेडीज दी है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए, वो हम फॉलो करेंगे। और एक और चीज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ऐसा फील होता है कि ये सारी चीजें चेंज करनी चाहिए, जैसे अभी रिजर्वेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये चीज बेयर करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, वो पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो जनरल कोटा से लेते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अभी तो बच्चों को नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे वो लोग कुछ मतलब सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स या कुछ भी ऐसा चीज करने जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें पता चलेगा कि कितनी कंपटीशन है, कि रिजर्वेशंस वाले पीपल्स को बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाती है। और इस चीज पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लायक है उसे दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दो स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो भी ये सारी चीजें फॉलो करती है। व्हाई इंडिया कैन नॉट, क्यों इंडिया नहीं कर सकती? इंडिया भी कर सकती है और ये में भी हो सकता है फ्यूचर। सो चैप्टर इज गॉट फिनिश्ड।